गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 26 नवंबर। आज से ठीक 75 साल पहले अपना सबसे प्यारा जो बन के तैयार हुआ था उसका नाम था संविधान। भारतीय संविधान आज से 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ था। लेकिन हम संविधान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम तो सिविक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से 3 या 4 नंबर का आप लोगों को पूछता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस सेशन को इतना ध्यान से देखना है ताकि आने वाले एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे ठीक ठाक से बना कर आ जाए। समय न गवाते हुए आप लोग ये जानते हैं कि जो सिविक्स है यानी पॉलिटिकल साइंस है, ये क्या रहा है, इतिहास का ही एक हिस्सा है। इतिहास के एक हिस्सा को अलग कर दिया गया, मतलब कि उसको पॉलिटिकल साइंस कहा गया। तो इसमें तीसरा चैप्टर है प्यारे बाबू। क्या है तीसरा चैप्टर? तो इसमें जो तीसरा चैप्टर का नाम है, अध्याय 3 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता के प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्ध यानी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। मतलब कि सत्ता को अपनाने के लिए लोकतंत्र में सत्ता को अपनाने के लिए क्या संघर्ष होता है और ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इस चैप्टर का नाम यहाँ पे इतना बड़ा दिया है, लेकिन और जगह दिया है लोकतंत्र में सिर्फ दिया है। क्या दिया है और जगह? चैप्टर का नाम लोकतंत्र में प्रतिस्पर्ध एवं संघर्ष, बस यही नाम दिया है। तो आप लोग लोकतंत्र के बारे में जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं ना समझ में आया तो बोलना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा जनता पर किए गए शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। भारत में कैसा लोकतंत्र है, कोई बताएगा कैसा है? भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, उसमें डायरेक्ट जनता शासन करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करती है। तो लोकतंत्र तो आपको पता है। अब चलते हैं प्रतिस्पर्ध। प्रतिस्पर्ध का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्ध या प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कोई चीज़ का इच्छा रखना, क्या कहलाता है? प्रतिस्पर्ध कहलाता है। जैसे कि मान जाओ कि अगर कोई सोच रहा है कि जैसे कि मैं आर्मी बनूंगा या मैं सेना में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई भी व्यक्ति कुछ सोच रहा है, कोनो चीज़ के प्रति इच्छा रख रहा है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा। यानी प्रतिस्पर्ध का एक ही होता है कि सत्ता में, अब इसमें आ गया लोकतंत्र में कह रहा है कि सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा रखने वाले सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहलाता है? प्रतिस्पर्ध कहता है। प्रतिस्पर्ध का सिंपल मतलब होता है, क्या होता है कि मतलब कि सत्ता पर बैठने के लिए जो इच्छा रखता है, हर एक कोई नेता इच्छा रखता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्ध कहते हैं। ठीक समझ में आ रहा है? और संघर्ष क्या हुआ? जैसे कि मान जाओ कि हमारे देश का एक नेता है जिनका नाम है राहुल गांधी। बहुत अच्छा नेता है राहुल गांधी। ये जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी क्या इच्छा रखते हैं? क्या चीज़ का इच्छा रखते हैं कि हम आगे चल के क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे चल के हम क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये इनका क्या हो गया? इनका ये हो गया प्रतिस्पर्धा, यानी कि ये इनका इच्छा हो गया कि हम आगे चल के क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो क्या है? संघर्ष है। समझ आया ना? संघर्ष का मतलब क्या? प्रतिस्पर्धा का मतलब सिर्फ सोच लेना। जैसे कि तू लोग सोच लिए कि हम मैट्रिक में 400 पार लाएंगे, 450 पार लाएंगे, आ गया सेकेंड, तो ये 400 पार लाने की सोच क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा। लेकिन यदि तुम इसके लिए संघर्ष कर रहे हो, रात को जाकर पढ़ रहे हो, मेरे सारे वीडियो पे देख ले रहे हो, ये क्या हुआ? संघर्ष हुआ। समझा ना? तो संघर्ष तो कह रहा है, आगे चल रहे हैं, ये कह रहा है कि संघर्ष में समूह अथवा संगठन बनाकर मांगों के लिए एकजुट होकर आंदोलन करना क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र में क्या होता है कि संगठन बनाकर अपने शांतिपूर्वक न्यायी तरीके से अपने मांगों को सरकार के पास रखना क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। जैसे कि अभी आप लोग सुने हो कि दिल्ली बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं? किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। मतलब ये जो किसान हैं क्या कर रहे हैं? दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? एमएसपी के लिए कर रहे हैं। एमएसपी क्या होता है सर? तो एमएसपी ये होता है कि एमएसपी में किसान अपने अनाज का प्राइस क्या करवाना चाहते हैं? फिक्स कराना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि किसान सरकार से कहते हैं, मतलब बोलते हैं कि आप हमें 6 महीना या साल भर पहले बता दीजिए कि चावल कैसे लेंगे सरकारी रेट पर? 30 रुपये से नीचे चावल का भाव नहीं गिरेगा। इससे किसानों को फायदा क्या होगा? हम इससे फ़ायदा ये होगा कि मान जाओ कि जैसे कि क्या हुआ कि इस साल प्याज अभी बहुत महंगा चल रहा है, प्याज बहुत महंगा है। अब मान जाओ कि कोई किसान है, वो सोचेगा कि चलो अगला साल 1 बीघा में प्याज बो दे रहे हैं, और जैसे ही इंशाल्लाह अभी धान काट के प्याज बोआ, अगला साल प्याज सस्ता हो गया, तो उसका क्या जाएगा? घाटा जाएगा। तो किसान सरकार से ये कह रहा है कि आप हमें अभी बता दीजिए, बोने के समय में बता दीजिए कि फसल कम से कम इतना रुपये केजी हम सरकारी रेट पे लेंगे, उससे सस्ता नहीं। जैसे देखो टमाटर अभी महंगा होगा, लेकिन टमाटर का जब दिन आता है तो उसमें कितना रुपये? 1 रुपये 2 रुपये केजी मिलने लगता है टमाटर।
क्योंकि बाजार में बहुत सारा हो जाता है तो इससे किसानों का क्या होता है, घाटा होता है। इसीलिए किसान क्या कर रहे हैं, दिल्ली कुछ बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन द्वारा सरकार के पास अपने बात रखना का होगा, किसान मतलब ये क्या हो गया, उसे संघर्ष कहते हैं। मतलब संघर्ष का मतलब मेहनत। तो आप लोग भी अपना संघर्ष करते रहिए। संघर्ष से जो कभी चर्चित नहीं हुआ इतिहास गवाह है, संघर्ष से जो कभी परिचित नहीं हुआ इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग इसमें कुछ और बातें, हाँ एक बात और बाबू मैं बताना चाहूँ, ये जो PDF है ये मेरा खुद का नहीं है, कोई ई विद्यार्थी करके पोर्टल है, वहाँ से मैंने इस PDF को ले रखा है। तो मैं ई विद्यार्थी से अनुग्रह और निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो पर कॉपीराइट मत दीजिएगा, और इस वीडियो का सारा क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूँ। सिर्फ मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, ना कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो आप इसे कॉपीराइट मत कीजिएगा। आगे आप लोग देखिए बाबू, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, इसमें बताया जिसे करें शासन या सरकार किस प्रकार चले एवं शासन में लोगों की भागीदारी कैसे हो, इस विषय में एक जैसी सोच एवं विचारधारा रखने वाले समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल सभी को पता है किसे कहते हैं। राजनीतिक दल अपनी सोच एवं विचारधारा को उत्तम बनाने के में सत्ता के प्राप्त करने का प्रयास है। मतलब कि राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दल ये है कि मतलब कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं। दल बना के मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, वो मतलब कि सत्ता को हथियाना चाहते हैं, मतलब सत्ता पे बैठना चाहते हैं, जीत कर आगे जाना चाहते हैं। तो यही क्या है, प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा का बहुत सारा चीज़ हो सकता है। अब देखिए, तो चलिए ये हो गया प्रतिस्पर्धा। अब इसमें कुछ इसका और पॉइंट है, लेकिन मैं इसको अभी रोक रहा हूँ, मैं आपको कुछ हिस्ट्री की बातें समझा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग ये ध्यान में रखिए, चलिए देखिए, अगर किसी से आप पूछेंगे कि अपना देश कब आज़ाद हुआ, तो देश कब आज़ाद हुआ था, कोई बताएगा? हाँ बताओ, देश कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 47 देश 1947 में आज़ाद हुआ था। आज से लगभग कितना वर्ष पहले, तो 76-77 वर्ष पहले देश आज़ाद हुआ था, 77 वर्ष पहले। लेकिन देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, देश पे किसका शासन होगा, देश में लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा, इस बातों पे क्या होने लगा, विचार होने लगा। तो ऐसे कहा गया कि देश क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। देश लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि मतलब कि क्या होना चाहिए कि देश में जो ये है कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर इसको अंग्रेजों से मतलब कि जीते हैं, आज़ाद किए हैं। तो देश को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये सब करते करते, संविधान बनते बनते, सारा कुछ ठीक ठाक करते करते आ गया साल 1951, यानी सन 1951 आ गया, 1951। भारत में सर्वप्रथम चुनाव हुआ 1951, यानी कि 1951 में जब चुनाव हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो चुनाव हुआ तो दो प्रत्याशी थे जो क्या बनने वाले थे, प्रधानमंत्री बनने वाले थे। जिसमें एक प्रत्याशी थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा प्रत्याशी जो थे उनका नाम क्या था, नहीं इंदिरा गांधी इनका लड़की थी। तो दूसरा जो थे ये इनका नाम था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये दोनों लोग क्या थे, मतलब कि ये दोनों लोग मतलब कि प्रधानमंत्री बनने का काबिल भी थे, और इन लोगों को मतलब था भी कि प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ तो बहुमत किसको मिला, चुनाव में बहुमत मिल गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत मिला, लेकिन क्या हुआ कि पंडित जी इससे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इससे नाराज़ हो गए। हालांकि उस समय ईवीएम नहीं हुआ करता था, तो ये बोल देते वहाँ पर भी ईवीएम हैक हुआ है। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू नाराज़ हो गए, गांधी जी के पास गए, बोले कि देखिए ऐसा कीजिए, प्रधानमंत्री हमको बनना है तो बनना है। तो गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह को मरने से, फांसी लगने से नहीं रोक पाए, तो नेहरू को क्या रोक पाते, क्योंकि इनका तो घर का आदमी थे। तो नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाए और बोले कि देखिए इनको प्रधानमंत्री बनने दीजिए और आप गृह मंत्री बन जाइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिर्फ देश का प्यार था, न कि सत्ता से। तो यह क्या करे, गृह मंत्री बन गए। सबसे ज़्यादा कार्यकाल यही पंडित जवाहरलाल नेहरू चलाए, लगभग कितना बरस, 16 बरस। 16 बरस कौन चलाया कार्यकाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब लगातार 3 बार ये क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। जब 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री बने रहे, तब जैसे ही ये थे पद पे थे, तभी इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई। मतलब कि ये प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री थे जो क्या थे, पद पे थे, तो ही मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, उसमें नए प्रधानमंत्री के रूप में आए हमारे शास्त्री जी, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय पाकिस्तान से क्या था, पाकिस्तान और भारत आमने सामने था।
तो इससे लेकर समझौता होना था, जिसका एक समझौता का नाम था, जिसका नाम था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, ये ताशकंद समझौता में क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी का गए थे ताशकंद समझौता में, यूएसएसआर गए थे, यानी यहाँ रसिया गए थे, और यहाँ पे क्या हो गया कि इनका मृत्यु हो गई। ऐसे हम तो इनको मृत्यु नहीं मानते हैं, इनका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि इनको मर्डर कर दिया गया था, खाना में जहर दे दिया गया था, जो कि यहाँ जब इनका शरीर आया, पार्थिव शरीर, तो मतलब कि उसमें क्या था, मतलब शरीर नीला पड़ गया था, लेकिन इंदिरा गांधी और कुछ लोग इनको पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। ऐसे कहा जाता है, झूठ सच बोल के इनको क्या कर दिया गया, मतलब कि दफना दिया गया। उस समय ये हमारे देश के लिए क्या था, बहुत बुरे दिन था। अब आता है 51 से हम कहाँ पहुँच गए, 24 या 24 जनवरी 1966, ये वो दिन था। चाचा नेहरू मर चुके थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी मर्डर कर दिया गया था। अब आई इंदिरा गांधी, ये क्या थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, एकलौती बेटी थी। तो इनसे क्या हुआ कि लोग इनसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का उम्मीद लगाकर बैठे थे, मतलब लोग ये कहने लगे कि इनमें क्या दिखते हैं, चाचा नेहरू दिखते हैं। जब इनमें चाचा नेहरू दिखते हैं तो ऐसा लोगों को लगा कि ये भी चाचा नेहरू की तरह अच्छा काम करेगा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छा ही काम किए, तब तो 15 साल रहे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल उनका ही रहा। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वही प्रथम व्यक्ति थे। दूसरा बार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 3 बार लगातार सरकार बनाए। तो 24 या 26 है, याद नहीं आ रहा है, 24 जनवरी 1966 को कौन प्रधानमंत्री बना, इंदिरा गांधी बनी, जिनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 66 में जैसे ही बनी प्रधानमंत्री, उसी समय क्या आया था, अकाल आया था, अकाल, 66 का अकाल। बाबू जब 66 का अकाल आया था तो ऐसे देश में गरीबी था, भूखमरी भी था, खेती नहीं हुआ था। ये पावर में आ गई गर्मी में, और गर्मी में आकर देश को सही से नहीं संभाल पाई, और क्या हो गया, देश में और गरीबी बढ़ गया। तो देश में और गरीबी बढ़ गया, तो जब देश में गरीबी और बढ़ा तो ये चुनाव के दूसरा कार्यकाल, मतलब पहला कार्यकाल खत्म हुआ, दूसरा बार जब चुनाव आने वाला था तो इन्होंने एक नारा दिया कि इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ का जब नारा दिया ना, ये दी ना इंदिरा गांधी ने, तो ये बात ये हो गया कि लोग क्या हो गए, लोग तो हैं मूर्ख, लोग पूरा इंदिरा का समर्थन कर दिया, और इंदिरा दूसरा बार क्या बना ली, सरकार बना ली। कब, 1972 में, 71 मतलब 71 में, 1972 में इंदिरा गांधी का सरकार बना। किस आधार पर सरकार बना, अगर पूछेगा किस आधार पर सरकार बना, तो ये गरीबी हटाओ का नारा दी थी, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा दी, और कितना, ये मतलब कि फिर सरकार बना ली। जैसे ये सरकार बनाई तो ये और पावर में आ गई, ये और पावर में आई, और ये क्या हुआ कि मतलब कि ये और गरीबी बढ़ गया। गरीबी इतना बढ़ गया कि बिहार में भूखमरी आने लगा, बेरोजगारी बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये सारा कुछ बढ़ गया। तो बिहार से छात्रों द्वारा आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कहते हैं छात्र आंदोलन। मेरे प्यारे बच्चों, छात्र आंदोलन कहते हैं, छात्र आंदोलन, ये छात्र आंदोलन कहते हैं। ये छात्र आंदोलन किसके लिए शुरू हुआ था, बेरोजगारी हटाओ, रोजगार दो, गरीबी मिटाओ, भ्रष्टाचार, ये सारे पे क्या हुआ था कि छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसी समय से गांधी मैदान ज़्यादा फेमस हो गया, और एक बार गांधी जी भी वहाँ आए। तो छात्र आंदोलन जो था शुरू हुआ, तो उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण पहले से नहीं कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने ऐसे देखा छात्रों का अंदर जोश, तो उन्हें लगा कि इसे क्या करना चाहिए, छात्र आंदोलन में हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। तो छात्र आंदोलन का क्या करने लगे, नेतृत्व करने लगे। नेतृत्व करने का मतलब यह है कि यह छात्र नेता बन गए। क्या बन गए, छात्र नेता। ये छात्र नेता बन गए, और ये क्या करने लगे, उस आंदोलन को संबोधित करने लगे। ऐसे कहा जाता है कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, ये जो थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और इनसे चाचा नेहरू से भी इनका काफ़ी संबंध अच्छा था। तो ये छात्र आंदोलन में ये क्या बन गए, छात्र नेता बन गए, मतलब कि उनका नेतृत्व करने लगे। तो अगर पूछता है कि छात्र आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, बिहार में हुआ छात्र आंदोलन, तो ये पूछा जाता है, तो तो लोग बता देना कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ। ये छात्र आंदोलन कब हुआ, तो 1974 में शुरू हो गया, 1974 में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। और ये क्या हो गया कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। तो इसलिए नहीं कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। ये क्या हुआ है, क्लियर हो गया है, यहाँ कुछ है भी नहीं। अच्छा चलिए, तो कितना 9 समझ में आ रहा है ना, वो लो क्या है, बंद नहीं हुआ, चलो लाइव नहीं है, हम एडिट कर लेंगे उसको। तो लोग को समझ में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। कट गिलू हो, नहीं आएगा, एक बार आ गया बंद हो गया वीडियो ना। चलो, तो 1974 में क्या हो गया, बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ।
तो ये कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, एक लिख रहे हैं, एक बिहारी 100 पे भारी। ये बात आज के लफंगों के लिए नहीं है, ये पहले के लिए था। ये बात गौतम बुद्ध के समय था, ये बात गौतम बुद्ध के लिए था, ये बात सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के लिए था, ये बात बाबू कुंवर सिंह के लिए था, ये बात इनके लिए था, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए था, न कि आज के लफंदरों के लिए था। मतलब कि उस समय का एक बिहारी 100 पे भारी जो देश के लिए अच्छे किए। जी, तो एक बिहारी 100 पे भारी, तो एक किसके लिए था? मतलब ऐसे लोग जो मतलब बिहार से अच्छा किए। तो मतलब जयप्रकाश नारायण क्या पड़ गए? पूरे देश के सरकार पे भारी पड़ गए, मतलब पूरा इंदिरा के सरकार में भारी पड़ गया। और ये बिहार से शुरू हुआ आंदोलन क्या हो गया? पूरे देश भर में फैल गया। और जब ये आंदोलन शुरू होकर पूरे देश भर में बाबू फैला, तो इंदिरा की सरकार क्या होने लगी? हिलने लगी। इंदिरा को अब लगा कि सरकार गिर जाएगा। इंदिरा गांधी ने एक बार इनके पास लेटर लिखा जयप्रकाश नारायण के पास कि देखिए ऐसे मत कीजिए, आप जो कहेंगे मैं कर रही हूँ। तो जयप्रकाश नारायण उसमें इंदिरा को मतलब कि डायरेक्ट बोल दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, सरकार दूसरे को चलाने दीजिए, आपको सरकार चलाने आ नहीं रहा है। ऐसे जयप्रकाश नारायण प्यार से इंदिरा को इंदू बोलते थे। इंदू, वो व्यक्ति जो इंदिरा को प्यार से इंदू बोलता था, अब उसको इंदिरा जी बोलने लगा। मतलब कि जयप्रकाश नारायण क्या करने लगे? इंदिरा गांधी से नफरत करने लगे। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? ये करीबी मित्र हुआ करते थे। तो जब इंदिरा गांधी से ये नफरत करने लगे, तो ये क्या हुआ कि ये इंदिरा गांधी सुनी तो नहीं, तो लास्ट में क्या हुआ कि इनको मजबूरन जाके लखनऊ हाई कोर्ट में इंदिरा के खिलाफ केस करना पड़ा। जैसे इंदिरा के खिलाफ केस हुआ, तो मतलब कि आखिर लखनऊ हाई कोर्ट क्यों हुआ केस करने? तो ऐसा कहा जाता है कि जो उनका लखनऊ हाई कोर्ट का जज होता है वो क्या थे? उनका मित्र थे। जैसे ही वो कोर्ट में केस किए तो वो क्या किए? जज साहब डायरेक्ट फैसला सुनाए कि इंदिरा गांधी आपको क्या करना है कि तो इस्तीफा देना होगा, और नहीं तो आपको सांसद में मतलब पार्लियामेंट में जाने का मैं प्रतिबंध लगाता हूँ। मतलब डायरेक्टली उनको ये कहा गया कि तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो सांसद में जा ही नहीं सकती हैं। हाँ, पार्लियामेंट में आप नहीं जा सकते थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब मान जाओ कि हम कहेंगे कि चलो तुम देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, और तुमको जहाँ ये बात मतलब कि साबित करना है, जहाँ से तुमको डिसीजन लेना है, वहाँ जाने ही ना दिया जाता, क्या हुआ? जैसे कहने का मतलब कि ये घर इसका तुम मालिक हो और इसकी तिजोरी के पास तुमको जाने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या? मालिक होने का कोई फायदा नहीं। तो मतलब कि पार्लियामेंट में ही कोई जाकर कोई बातों का फैसला किया जा सकता है। लेकिन ये क्या हुआ कि फैसला तो पार्लियामेंट में होगा, और इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट में जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन लगाया? लखनऊ हाईकोर्ट ने लगाया। जब लखनऊ हाईकोर्ट ने यह किया तो इंदिरा गांधी क्या हो गई? समझ गई कि जयप्रकाश नारायण मानने वाले नहीं है। ये डायरेक्ट किनके पास गई? दौड़े डायरेक्ट गई किनके पास? उनके पास, राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास इंदिरा गांधी गई और बोली कि देखिए मेरे ऊपर सुनवाई हो गया है, कार्रवाई करके मेरे ऊपर जजमेंट ये आया है, आप क्या कीजिए कि देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, राष्ट्रपति शासन लाइए। आपातकाल मतलब सिंपल समझिए, धारा 144 समझते हैं, उसी टाइप का आपातकाल होता है। जैसे ही देश में आपातकाल घोषित होता है तो इसमें क्या होता है कि आप कहीं संगठन नहीं कर सकते हैं, कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते हैं 5 लोग। मतलब कि शासन किसके हाथ में चल जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में, और गृह मंत्रालय के हाथ में डायरेक्ट चल जाता है, जिसमें शासन कौन करने लगते हैं? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सारे अंग निचले स्तर के। मतलब कि ये राष्ट्रपति शासन एक तरफ से कहा जाता है राजतंत्र की भांति होता है। राष्ट्रपति शासन जैसे ही शुरू हुआ तो इंदिरा ने क्या किया कि सारे नेताओं को क्या करवा दिया? जेल भिजवा दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण को भी क्या हुआ? जेल हुआ। सारे नेताओं को जब जेल हुआ तो क्या हुआ कि मतलब कि ये ठंडा पड़ गया। लेकिन जेल होने से पहले ये नारा जो था, मतलब कि ये आंदोलन था, काफ़ी उग्र हो गया था। जैसे में जयप्रकाश नारायण एक और आंदोलन दिए, मतलब इसका एक और नाम दिए। जैसे ये पूरे देश में फैला था तो इसका नाम दिए संपूर्ण क्रांति। क्या दिए? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण क्या दिए? छात्र आंदोलन क्या में बदल गया? संपूर्ण क्रांति में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जब केस किए तो उसी समय एक और नारा दिए कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा हटाओ, हटाओ, हटाओ और देश बचाओ। मतलब कि जयप्रकाश नारायण ने क्या नारा दिया कि इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। एक और नारा दिया, छात्र आंदोलन हो रहा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। और आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में, 1975। 1975 में आपातकाल का घोषणा हुआ और देश के सारे विपक्ष नेताओं को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी जेल में रहे। और ये जो था ये लगभग 18 महीनों तक क्या हुआ? आपातकाल रहा। कितना मंथ? 18 मंथ। लगभग 18 महीनों तक आपातकाल रहा। और उसके बाद क्या हुआ? 18 महीने तक आपातकाल रहा, देश और गरीबी में डूब गया। आ गया सन 1977, 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल को ख़त्म करवाया और आपातकाल को ख़त्म करवा के चुनाव का घोषणा कर दी। चुनाव का जैसे ही घोषणा हुआ, चुनाव मतलब फिर से शुरू हुआ। अब इनसे क्या हुआ था? इनका जो पार्टी था
इनसे लोग तंग आ गए थे। कांग्रेस से लोग क्या आ गए थे, तंग आ गए थे। कांग्रेस से लोग क्या आ गए थे, तंग आ गए थे। तो अब ऐसा लग रहा था कि भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगा नहीं, और बना भी नहीं है। और उसके बाद लगातार 30 साल कांग्रेस को शासन करने के बाद एक बार कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना जिसका नाम था मोरारजी देसाई। जनता दल मतलब कि मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो क्या थे, कांग्रेस से नहीं बने थे। ये जनता पार्टी जीती थी, जनता दल से बने थे। मतलब कि 30 साल बाद लगातार आज़ादी के 30 साल तक किसका शासन रहा देश पे, कांग्रेसों ने सरकार चलाई। शासन ही मैं मानता हूँ। उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार सर्वप्रथम कब बना, 1977 में। क्योंकि 1977 में मोरारजी देसाई क्या बन गए, भारत के नए प्रधानमंत्री बने। जब मोरारजी देसाई बने तो ये क्या थे, इनसे काफ़ी प्रभावित थे। किनसे प्रभावित थे, जयप्रकाश नारायण से। तो जयप्रकाश नारायण को इन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि देखिए जयप्रकाश जी, आप जेपी जी, आप कहाँ आइए, डायरेक्ट यहाँ पार्लियामेंट आइए, और मैं आपको राज्य कोटा से क्या बनाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बना देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री। अब इसमें यहाँ दो चीज़ है यहाँ कि ये देखिए, पहला बार प्रधानमंत्री बने क्या, जनता दल का, गैर कांग्रेसी मतलब बिना कांग्रेस का, ये पहला बार बने। और तो भी देखिए इनका जो हृदय था इनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो जयप्रकाश नारायण को क्या कर दिए, पत्र लिख दिए कि डायरेक्ट आप आइए, मैं आपको क्या बनाता हूँ, प्रधानमंत्री बनाता हूँ। लेकिन जयप्रकाश नारायण ये भी पहला व्यक्ति थे जो अपना सत्ता दूसरा को दे रहे थे। और जयप्रकाश नारायण भी पहला व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जी हमें देश को क्या करना है, सुधारना है, संभालना है, हमें लूटना नहीं है। मैं क्या बनूंगा, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तो भारत के पहला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से साफ क्या कर दिए, प्रधानमंत्री बनने से साफ ये मना कर दिए मोरारजी देसाई के। तो ये था, तो ये जो किसान आंदोलन था, ये छात्र आंदोलन था, ये क्या था, ये संघर्ष था। तो छात्र आंदोलन का पूछता है, छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो छात्र आंदोलन का मुख्य कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी हटाओ, भूखमरी, ये सब था, मुख्य कारण था। ये पूछता है कि छात्र आंदोलन मतलब शुरू कब हुआ, कब शुरू हुआ। तो 1974 में शुरू हुआ। कहीं कहीं 75 भी देता है, अगर 4 ना रहेगा ऑप्शन में इसको भी मारना है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण। इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण। अब तो ये था संघर्ष, ये होता है आपका संघर्ष। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, ये हो गया संघर्ष। ठीक इसी प्रकार संघर्ष का कुछ और उदाहरण लेते हैं। सन 1970 के दशक में उत्तराखंड में क्या हुआ था, एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम दिया गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि पेड़ का बचाना ही नहीं था। इसमें यह बात था कि जैसे ग्रामीणों ने क्या कहा कि सरकार से ये मांग की कि देखिए जो गांव के पास का जंगल है हमें क्या करने दीजिए, वहाँ पे पेड़ काटने का अनुमति दीजिए। गांव के जो जंगल है वहाँ का क्या कीजिए, हमें पेड़ काटने का अनुमति दीजिए। गांव के जंगल में पेड़ काटने का अनुमति, कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा गांव के पास कोई तालाब है तो उसमें मछली कौन मारना चाहिए, तुम मारोगे, सरकार को देना भी चाहिए। लेकिन सरकार क्या की कि ग्रामीणों को लाइसेंस न देकर किसको लाइसेंस दे दी, एक ठेकेदार को दे दी। किसको दी, ठेकेदार को दी। तो ग्रामीणों ने क्या होगा, ग्रामीणों के अंदर इसमें क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि भैया ये क्या कर रहा है, गांव का चीज़ है, दे रहा है ठेकेदार को, वहीं पैसा तो हम भी दे रहे थे। तो ये ग्रामीणों ने क्या किया कि ग्रामीण महिलाओं ने क्या की कि मतलब कि जाकर पेड़ से क्या हो गई, लग गई चारों तरफ से ऐसे जोड़कर, पहले हमें काटो उसके बाद पेड़ काटो। तो इसी को क्या कहा गया, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 70 के दशक में हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये बता रहा है कि 1970 के दशक में उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा पेड़ की रक्षा करने के लिए आंदोलन किया गया, जिसे उन्हें पेड़ों से चिपक कर अपना विरोध का प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का परिणाम हुआ कि 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र के पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी गई। मतलब कि इसका ये परिणाम हुआ कि क्या हुआ, चिपको आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ था 15 वर्षों तक क्या हो गया, हिमालय क्षेत्र का जो पेड़ थे उन पर क्या हो गया, कटाई पे रोक लगा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ताड़ी विरोध आंदोलन। ताड़ी का मतलब आप लोग समझते हैं, ताड़ी का मतलब, हाँ बहुत बढ़िया। ताड़ी का मतलब जो लोग नहीं समझते होंगे उसको समझा दे रहे हैं बाबू। ताड़ी जो होता है 2-3 पेड़ से निकलता है। जैसे हो गया, एक हो गया आम है, नहीं आम नहीं, ताड़, एक हो गया खजूर, और एक हो गया नारियल। ये 3 पेड़ से अधिकतर ताड़ी निकलता है। ताड़ी क्या होता है कि पेड़ का एक प्रकार का रस होता है जिसे ताड़ी कहते हैं लोग, ऊपर ताड़ पे पासी लोग इनको क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये जो ताड़ी था, ताड़ी विरोध आंदोलन आप लोग समझ ही सकते हैं कि ताड़ी कौन पीता है, ज़्यादा मर्द पीते हैं, ये तो है ही। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के नेरौर जिले के बदुरगटा, मतलब कि दुबरागंटा। तो ये क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के नेरौर जिले में दुबरागंटा एक गांव है जहां ताड़ी की बिक्री के बंद करने का आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया था। बाद में यह आंदोलन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन बन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं को स्थानीय निकाय में प्रतिनिधि देने के लिए संविधान में 73वीं और 74वीं संशोधन हुआ। ये क्या हुआ कि यह ताड़ी विरोध जो आंदोलन था,
महिलाओं द्वारा शुरू हुआ। क्यों? यहाँ पे ताड़ी बंद करने के लिए। मर्द लोग ताड़ी पी के सब ताड़ी दारू पी के आकर बदमाशी करता होगा, महिलाओं क्या की इसका विरोध किए। ये बाद में क्या हो गया कि समाज में एक बड़ा विरोध का कारण बना और महिलाओं को ध्यान में आया कि अरे ये देश लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र देश में क्या है, महिलाओं का तो कुछ मान ही नहीं है, स्वतंत्र में मान ही नहीं है, तब महिलाओं का कुछ मान ही नहीं है। ये बात कहाँ तक पहुँच गया? सांसद तक पहुँच गया। देखो लोग कहते हैं कि महिलाओं को कुछ नहीं आता है, ये सब पहुँच गई सांसद तक। सांसद में क्या हुआ कि संविधान में संशोधन करना पड़ा। संशोधन करके संविधान में क्या किया गया कि महिलाओं को भागीदारी दी गई। क्या दी गई? भागीदारी दी गई। देखो ये कितना बड़ा बात है, महिलाओं को भागीदारी दी गई। भागीदारी, महिलाओं को भागीदारी दी गई। करे ये क्या है? ये तो मतलब कि डायरेक्ट बोल रहा है, मतलब कि जब समझिए लोग ना कि मतलब कि देश तो हम लोग चला ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ देश का एक गुलाम टाइप के है। तो ये बात कहाँ तक पहुँच गया? सांसद तक। सांसद में संविधान का संशोधन हुआ। संविधान में 73वां 74वां संशोधन में महिलाओं को क्या दी गई? भागीदारी दी गई कि ये सब भी क्या होगा कि चुनाव वुनाव लड़ेंगी और मतलब अपना सरकार बनाएंगी। आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार से था। एक हुआ था किसान आंदोलन, पहले भी हुआ है किसान आंदोलन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। हाँ, जैसे था सूचना के अधिकार आंदोलन कराया कि सन 1990 में राजस्थान के एक छोटे गांव भीम तहसील से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ग्रामीण बिल भुगतान की सूचना मांग रहे थे। सरकार ने इसकी सुनवाई की और कानूनी परिवर्तन किया। यह आंदोलन देशव्यापी हो गया, जो 2005 में सांसद द्वारा सूचना का अधिकार आंदोलन। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि 1990 से पहले क्या होता था कि अगर कोई मतलब सामान आप खरीद रहे हैं तो उसमें क्या था कि आपको प्रॉपर बिल नहीं दिखाया जा सकता है, ताकि मतलब कि आपको यहाँ से इतना लगा, इसका इतना चार्ज। जैसे मान लीजिए आप होटल में गए तो वहाँ पे आपको प्रॉपर बिल जल्दी नहीं दिया जा सकता था। तो उसी प्रकार से मतलब कि 1990 के दशक में राजस्थान के एक छोटे से तहसील से भीम तहसील, जहाँ मतलब कि वहाँ से क्या हुआ कि ये था कि बिजली बिल वाला अधिकारी कभी भी आके मांगने लगते थे, लाओ पैसा निकालो, तुमका हो गया 20 रुपया 30 रुपया। तो ये लोग बोले कि आखिर ये बताइए कि ये जो मतलब कि आप लोग जब मंतव्य आ जा रहे हैं, हम लोग के पास कहाँ से पैसा रह रहा है? आप बता के आइए कि हम निर्धारित इस समय पे आएंगे, निर्धारित हम कितना समय आएंगे, 5 तारीख को आएंगे, आप लोग 5 तारीख तक पैसा रखिएगा और हम लोग क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे। तो ये आंदोलन मतलब का शुरू हुआ। तो ये आंदोलन में ये था कि अधिकारी लोग कहे कि अरे हम लोग तो लोग के बता कर हम लोग आए कि हम इस दिन आएंगे, हम ये करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ग्रामीणों से मतलब शुरू हुआ, ग्रामीणों से शुरू हुआ आंदोलन क्या हो गया, ये भी पूरे क्या होगा, पूरे देश व्यापी हो गया, मतलब पूरे देश भर में फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ कि सरकार को 2005 में सांसद द्वारा इसको क्या किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कितना में बना? 2005 में। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो राजस्थान के एक गाँव से, जिसका नाम क्या था? भीम तहसील था। भीम तहसील से शुरू हुआ। उसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि बांध बनाने से गांवों को डूब जाने का खतरा से बचना और उसको पुनर्वास की व्यवस्था करना था। जैसे कि नर्मदा नदी पे बांध बनाया जा रहा था, तो क्या हुआ कि ग्रामीणों ने क्या किया, नर्मदा के जो निचले हिस्से में लोग रहते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए बांध बनाएंगे। जिस तरह से सिंधु सभ्यता डूबा था ना, सिंधु सभ्यता में बाढ़ आया था बांध बनाने से, उसी प्रकार से मेरे यहाँ भी, हमारे यहाँ कहा जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो आपको क्या तो करना होगा, ग्रामीणों को मतलब नर्मदा पे बांध बनाने से रोकना होगा, और नहीं तो ग्रामीणों को कहीं पर शिफ्ट करना होगा। तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सब किसका है? प्रतिस्पर्धा नहीं, संघर्ष का यह सब रूप है। करा किसान आंदोलन। महाराष्ट्र के शेतकारी आंदोलन एवं किसान यूनियन ने अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया, जिसे क्या कहा गया, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सब सिंपल जब होगा उसमें क्या आएगा, मतलब कि किसानों ने मांग किया। मतलब कि किसान आंदोलन में सिर्फ किसान मांग करते हैं। जैसे कि अभी भी दिल्ली में किसान आंदोलन क्या है, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे शुरू है किसान आंदोलन। तो मतलब कि किसान आंदोलन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये था क्या था, ये था संघर्ष। जैसे गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन किया, क्या था, संघर्ष। दांडी यात्रा क्या था, संघर्ष। लेकिन ये देश से पहले था। तो लोकतंत्र में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा पढ़ रहे हैं। चलिए कुछ और समझते हैं। राजनीतिक दल आप लोग समझ रहे हैं, राजनीतिक दल समझ रहे हैं जी। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो मतलब कि किसी पार्टी द्वारा बनाए गए, मतलब कि लोगों द्वारा बनाए गए एक पार्टी को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं, जो चुनाव में क्या करेगा, हिस्सा लेगा। जैसे कि बीजेपी क्या है, एक पार्टी या राजनीतिक दल है। समझ में आया ना? आरजेडी क्या है, पार्टी या राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तो यह राजनीतिक दल कहलाता है। लेकिन अब गठबंधन किसे कहते हैं? गठबंधन को समझने से पहले हमको दलीय व्यवस्था समझना होगा। दलीय व्यवस्था बाबू, दलीय व्यवस्था 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन होता है? एक होता है एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय। दूसरा होता है द्विदलीय। तीसरा होता है बहुदलीय।
अब कहने का मतलब ये कि एक दलीय किसे कहते हैं, देखिए वैसा राष्ट्र या वैसा देश जहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी हो, उसे क्या कहते हैं, एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दल चुनाव लड़े, तो ऐसा होता है, कहाँ होता है, तो चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर कैसा व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है। मतलब कहने का मतलब यह है कि चीन में सिर्फ कितना पार्टी होगा, एक पार्टी होगा, एक पार्टी। कहाँ चीन में कितना पार्टी, एक ही पार्टी होगा, और चीन में एक ही पार्टी चुनाव कंडक्ट कराएगा, मतलब एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब उस पार्टी में अलग अलग सांसद खड़ा हो सकते हैं, और जो अलग अलग सांसद खड़ा होकर वो क्या करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद पार्लियामेंट में जाने के बाद, मतलब कि संसद में जाने के बाद वहाँ पे 2 प्रतिनिधि खड़ा होंगे, सांसद के ही, मतलब कि पार्लियामेंट के 2 सदस्य क्या होंगे, आमने सामने खड़ा होंगे। और इन लोगों से, जितना सांसद चाइना में जीत के गए हैं, इन लोगों से क्या करना होगा, इन दोनों को बहुमत मांगना होगा। जिसके पक्ष में ज़्यादा सांसद हाथ उठाए, मतलब जिसके पक्ष में ज़्यादा सांसद वोट करेंगे, वह क्या बनेगा, चीन का राष्ट्रपति बनेगा। ये क्या था, ये था एक दलीय शासन, यानी कि एक दलीय सरकार। तो एक दलीय सरकार एक प्रकार से कहा जाता है राजतंत्र से कम नहीं है। एक दलीय सरकार किससे है, राजतंत्र से कम नहीं है। राजतंत्र का ही एक छोटा सा हिस्सा है, भले इसको लोकतंत्र कहा जाता है, बस दुनिया में दिखावे के लिए, ऐसे समझिए। तो मतलब कि लगातार कितना वर्षों से, 15 वर्षों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, अपना बहुमत प्राप्त कर रहे हैं एक दलीय सरकार में। सामने वाले पार्टी में सांसद कम जाते हैं। तो एक दलीय सरकार, तो मतलब इसमें क्या करना है, एक दलीय सरकार में बस सांसदों को पैसा फेंक देना है, बस सरकार बना लेना है। इसमें क्या है, सब तो लड़के आए हैं पार्लियामेंट में, समझ में आया। अब सांसदों को पैसा फेंकना है, ऐसे लो 50 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़ आ जाना मेरे सरकार में, मिल जाएगा 50 करोड़ ऊपर से मिलेगा। तो शी जिनपिंग लगातार 3 बार क्या किया, बहुमत प्राप्त किया। द्विदलीय में बाबू क्या होता है, द्विदलीय में ये होता है कि इस वैसा राष्ट्र जहाँ पर कितना दल होगा, सिर्फ 2 दल होगा, मतलब 2 पार्टी होगा। जैसे भारत में कांग्रेस बीजेपी सब है ना, वो सही 2 पार्टी होगा। जैसे कि क्या है, अमेरिका है, तो अमेरिका में कैसा सरकार बनता है, द्विदलीय सरकार बनता है। अमेरिका में कैसा बनता है, द्विदलीय। मतलब कि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टी होती है, एक आमने सामने के बस 2 पार्टी, यही 2 पार्टी चुनाव लड़ती है। अगर आपको चुनाव लड़ना होगा अमेरिका में, तो आप किसी एक पार्टी का सदस्य बनना पड़ेगा कि तो इसका बनी, नहीं तो इसका बनी। उसी प्रकार से इस बार जो अमेरिका में चुनाव हुआ, तो 2 प्रत्याशी आमने सामने थे। एक थे जो बाइडन, और दूसरा का थी कमला हैरिस। ये 2 प्रत्याशी क्या थे, आमने सामने थे अमेरिका के चुनाव में, और ये दोनों एक पार्टी से थे। अब जिनका सांसद ज़्यादा बनेगा वो सरकार बनाएगा। तो ये क्या हो गया, तो जो बाइडन का क्या हुआ कि बहुमत प्राप्त हुआ, जो बाइडन ज़्यादा सीट लाए, तो इनका क्या बन गया, सरकार बन गया। तो इसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं, समझ में आया। तो ये कहाँ है, अमेरिका में है। आगे चलते हैं। हाँ, जिन लोगों को PDF चाहिए उन लोगों को मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर PDF डाला गया है। आगे चलते हैं। आगे आया, अब आता है बहुदलीय में क्या होता है कि आप कितना ही पार्टी बना सकते हैं। कोई रात में मान जाओ कि सोया हुआ है, सोच रहा है, सो के सपना में देख रहा है, हम भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अरे जैसे वो बिहान जगह उसका मन कर दिया राजनीति में जाने के लिए, और वो क्या कर दिया कि एक पार्टी बना लिया, अपना निर्दलीय से लड़के एक पार्टी बना लिया, जीत कर एक बार, और बस का हो गया, एक पार्टी बन गया। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कितना ही पार्टी बनाया जा सकता है, कितना ही पार्टी। जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी भारत में कितना है, 6 राष्ट्रीय पार्टी है भारत में, 56 राजकीय पार्टी है, 2050 प्लस ऐसे पार्टी है, निर्दलीय में ऐसे पार्टी है। तब समझिए कि भारत में इतना पार्टियां हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कितना ही दल बनाया जा सकता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, PPP, मतलब कितना ही बनाया जा सकता है। समझ में आया ना, कितना ही पार्टी बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय। तो अब बताओ कि अभी हम बात ऊपर किसका बात किए थे, राजनीतिक दल का बात किए थे, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल में एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। बहुदलीय कहाँ होता है, भारत में है। भारत में क्या है, बहुदलीय। भारत में कितना ही पार्टी बनाना संभव है, जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, APP, RJD, कांग्रेस, और ये हो गया JDU, ETC, मतलब कि इत्यादि बहुत सारे पार्टी भारत में बनता है। तो ये क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र का क्या है, आत्मा है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र का आत्मा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब इसमें क्या आता है कि इसमें एक चीज़ आ जाता है जिसे गठबंधन कहते हैं, गठबंधन। तो जब दो या दो से अधिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाए, या सरकार चलाने की कोशिश करे, या चुनाव लड़ने की कोशिश करे, उसे क्या कहलाता है, या चुनाव लड़े उसे क्या कहलाता है, गठबंधन कहलाता है। जैसे भारत में अभी किस प्रकार भारत में किसका सरकार चल रहा है, NDA का चल रहा है। NDA मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक
अलायंस, मतलब कि एनडीए का सरकार। एनडीए में क्या है, बीजेपी का गठबंधन है, जेडीयू का है, ऐसे बहुत सारे पार्टियों का क्या है, गठबंधन है। तो अभी देश में किसका सरकार चला है, एनडीए गठबंधन का। गठबंधन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, सरकार चलाए, या मतलब कि चुनाव जीते, उसे क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। तो ये पूछता है कि गठबंधन लोकतंत्र के लिए खतरा है कैसे। तो गठबंधन लोकतंत्र के लिए कैसे खतरा है, मान जाओ कि अगर ये सब मिलकर पहले चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पहले सब लोग अपना अपना बंटवारा मांगेंगे। जैसे कि इस बार जब चुनाव हुआ तो मोदी जी 400 पार के नारा लगा रहे थे, लेकिन 200 कुछ ही सीट है, 240 पर ही जाकर अटक गए। तो दो लोगों के मतलब एनडीए गठबंधन में दो लोग ऐसे थे जिनका काफ़ी अच्छा सीट आया था, जैसे कि एक नीतीश कुमार थे और एक नायडू थे, चंद्रचूड़ नायडू। इन दोनों का आया तो क्या हुआ कि इन साल के बजट में आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार को कुछ ज़्यादा ही बजट दिया गया है। क्यों दिया गया है, सरकार को खुश करने के लिए। किसको, एनडीए का नीतीश कुमार हिस्सा है। अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इनसे गठबंधन तोड़ के और कहाँ चल जाए, कांग्रेस में, मतलब इंडिया गठबंधन में चल जाए। इंडिया गठबंधन अभी बना है, INDIA, इंडिया गठबंधन अभी बना है इन साल 2024 में। किसको, बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन अभी बीजेपी सरकार में है, एनडीए का सरकार है। तो भाग जाते तो इनका सरकार गिरने का संभावना था। तो इनको क्या कर दिया गया, स्पेशल पैकेज दिया गया था। गठबंधन में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी जीतती है, जब भी गठबंधन सरकार बनता है, तो पहले लोग अपना बंटवारा करते हैं। आपको 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा दे देंगे, आपको 7,000 करोड़ एक्स्ट्रा दे देंगे, समझ में ना। ये है गठबंधन। तो गठबंधन क्या है, लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से खतरा है। इसमें क्या करती है, पार्टी अपना बंटवारा और भागीदारी मांगने लगती है कि हमको इतना दे। और गठबंधन लोकतंत्र के लिए फायदेमंद कैसे है, तो गठबंधन से क्या होता है कि मनमानी सरकार नहीं चलाई जा सकती, इंदिरा की जैसा सरकार नहीं चलाया जा सकता, समझ में आना। ये है गठबंधन। गठबंधन में यह है कि इंदिरा के जैसा मनमानी सरकार चलाएंगे, ये पार्टी को छोड़ के भाग जाएगा, दूसरा में आपका सरकार धराम से गिर जाएगा। तो ये हो गया आपका गठबंधन। तो राजनीतिक दल समझ में आ गया, गठबंधन समझ में आ गया, आपको दलीय व्यवस्था समझ में आ गया। अब इसमें हम आगे चलते हैं। यहाँ पे राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करता है, आप लोग PDF से लिख लीजिएगा, इस छोटा सा बात है। आपका राजनीतिक दल क्या हो सकता है, राजनीतिक दल में दिक्कत कब आ सकती है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दल बदल पर अंकुश लगाया जाना तथा इसके लिए बने कानून के सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दल बदल, जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी इच्छा से दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, अथवा विधायिका में दल के निर्देशों के खिलाफ मत देना है या मतदान का बहिष्कार करता है और 15 दिनों के अंदर इसके लिए दल से माफ़ी नहीं मांगता है, तब दल विरोधी कानून के तहत इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दलों के भीतर आपसी सहमति के साथ सभा को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गंभीर मसलों पर देश हित में सोचना चाहिए। राजनीतिक दल भावित हो सकती है कैसे, जो देखो अब राजनीतिक दल होता है, ये क्या होता है, जैसे ही सरकार बनाता है तो देश को अपने बाप को समझना लगता है कि ये देश क्या है, ये इनके बाप का है। ये क्या करेंगे कि ये देश मतलब अपने बाप को समझ लिया, अब जैसे मन वैसे करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये हानिकारक है। कहने का मतलब कि आप सरकार बना लिए तो आप ये मत समझिए कि देश आपके बाप का है, समझ में आया ना। ये देश किसका है, जनता के है। सिंहासन खाली करो, जनता जग चुकी है। रामधारी से दिनकर का पढ़ लेना है कविता, तो समझ में आता है। राजनीतिक दल प्रभावित हो सकती है कैसे, राजनीतिक दल पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है। तो दल बदल कानून है, उस पर क्या करना चाहिए, अंकुश लगाया जाना चाहिए। चाहता है इसके लिए बने कानून की सख्ती से लागू करना चाहिए। दल बदल कानून के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी दल किसी को छोड़कर भाग जाता है, कोई भी पार्टी, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। दल बदल, जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी इच्छा से दल छोड़कर दूसरे दल में जाता है, मतलब कि ये दल बदल कहा जाता है। आगे कह रहा है कि अथवा विधायिका में दल के निर्देशों के खिलाफ मत देना या मत का बहिष्कार करना और 15 दिनों के अंदर के लिए दल से माफ़ी नहीं मांगता है, तब दल विरोधी कानून के तहत इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये एक पार्टी है, ये एक सांसद है, यहाँ से कहीं से जीत के गए हैं, ये पार्टी के खिलाफ बार बार वोट दे रहे हैं। किसके खिलाफ दे रहे हैं, पार्टी के खिलाफ। तो पार्टी क्या करेगा कि दल बदल कानून के तहत पार्टी क्या करेगा कि इनको मतलब कि क्या करेगा कि इनको माफ़ी मांगने के लिए कहेगा। किस बात के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहेगा कि आप दल विरोधी कार्य कर रहे हैं। दल विरोधी कार्य का मतलब क्या हुआ कि आप मतलब कि दल के विरोध में है, जीते हैं हमरे वजह से और हमरे विरोधी कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये करना होगा कि तो अपने पार्टी से मतलब कि अपने गठबंधन से की तो या पार्टी से आपको माफ़ी मांगनी होगी, और नहीं तो आपको क्या करना होगा, आपको हम 15 दिन के अंदर क्या करेंगे, आपके सदस्यता किन से, राष्ट्रपति से रद्द करा देंगे। लेकिन वो ये सोचता है कि अगर इसको ऐसे कर दिए ना राष्ट्रपति से, इस बार तो रद्द करा दिए 15 दिन के अंदर, लेकिन अगला बार चुनाव में क्या हो जाएगा, ये हमारा विपक्ष बन जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि मिलजुल कर एकदम रहते हैं सब, भले देश डूब जाए। बिहार में बाढ़ आ रहा है और लोगों को मजा आ रहा है। आप देखिए
दल के भीतर आपसी सहमति के साथ सभी अपने विचारों को रखने का स्वतंत्र होना चाहिए। अब जैसे गंभीर मामला का मतलब का देश में कोई खतरा बढ़ रहा है या देश में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, सारे राजनीतिक दल को एक साथ आ जाना चाहिए, ना कि विपक्षी में बोलना चाहिए। जैसे कि मणिपुर जल रहा है, तो मणिपुर जल रहा है तो इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, मतलब कि किसी को ये नहीं करना चाहिए कि मतलब जलने दो या कुछ भी। इसमें क्या सबको एक साथ मिलकर मतलब कि आना चाहिए, सबको मिलकर सोचना चाहिए। मान लीजिए कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो राजनीतिक दल इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए राजनीतिक दलों से। तो ये एक अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा नेता थे जिन्होंने सिर्फ देश हित में सोचा, सरकार किसका था, सरकार एक बार था कांग्रेस का सरकार, और कांग्रेस का सरकार था और पाकिस्तान से समझौता करने के लिए कांग्रेस किसको भेजा था, अटल बिहारी वाजपेयी को। क्यों भेजा था, ये बीजेपी के नेता थे, लेकिन ये क्या थे, देश हित में सोचने वाले नेता।